जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला है, इसमें आप देख रहे होंगे कि मॉडल पेपर नंबर 7 है कि जो जीएस और जीके का जो संपूर्ण चल रहा है वो पिछले वर्षों के भी प्रश्न है इसमें, और कुछ नए संभावित प्रश्न भी हैं। तो प्रीवियस ईयर और आने वाले न्यू क्वेश्चन जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इन लोगों का हम प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में, टारगेट यही है कि प्रयास है कि 20 मिनट 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये क्लास हम आपकी सारी क्लास को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 38 क्वेश्चन को पूरा जबरदस्त तरीके से व्याख्या करेंगे तो ये बहुत लंबी लंबी क्लास हो जाएगी, है ना। लेकिन जो बेसिक व्याख्या है वो हम आपको करते चल रहे हैं। बाकी ज्यादा व्याख्या देखने के लिए जिस भी विषय में आप देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो उसमें देखिए, शानदार तरीके से वहां हमने उसकी अच्छे से व्याख्या की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करिए, चलिए अब इस तरफ लिख दिए। आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा एक तरफ रहेगा, एक तरफ आप रहेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 31 है। ये आपकी किसमें, लोकसभा की है, ये आपकी विधानसभा की है, ये आपकी कौन सी है, विधान परिषद की। लेकिन राज्यसभा सदस्यों की बात करें उत्तर प्रदेश से तो कितनी है, तो 31 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये कितने राज्यों को, ये इधर से होके जाती है। एक नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, 3 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा, और 5 नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 5 राज्यों से। इसको क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में क्या लागू हुआ था, पंचायती राज। संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में क्या लागू हुआ, पंचायती व्यवस्था। तो इसी कारण से 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें, ये आपके कौन कौन से राज्य हैं जो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इधर आपका असम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर आपका नागालैंड हो गया, और इधर आपका मणिपुर हो गया, इधर आपका जो है मिजोरम हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, और ये आपका मेघालय हो गया। तो ये पूर्वोत्तर, जिनको हम लोग 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं, इसमें कौन राज्य शामिल नहीं है, कह रहा है कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है। नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, लेकिन सिक्किम इसके अंतर्गत नहीं आता है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, और इसका जो समय था वो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से इसकी गिरकर मृत्यु हो गई। यह जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम सेनापति हुआ करता था, और इसको जो है जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी तो इसको जो है क्या बना दिया था, मुखिया। तो इसलिए पहला था। टोटल कितने राजवंशों ने शासन किए थे, 5 राजवंश। कितने राजवंशों का शासन हुआ था, 5 राजवंशों का, और 320 वर्षों तक शासन हुआ था, 1206 से लेकर के 1526 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषा नहीं है। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। उसमें कश्मीरी है, संथाली है, संस्कृति है, लेकिन उसमें आपका फारसी नहीं है। पहले तो 14 भाषा थी, बाद में 21वां संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, फिर उसके बाद 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को जोड़ा गया, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। टोटल आज कितनी संख्या हो गई,
22 हो गई। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारे यूपी के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। सॉरी, यूपी के हमारे ये सब क्या हैं? तो यूपी के ये लोक नृत्य हैं। यूपी की ये लोक नृत्य हैं ये सभी, चाहे वो नौटंकी हो गई, चाहे वो रासलीला हो गया, चाहे वो कजरी हो गया, चाहे वो झोरा हो गया, चाहे वो छपेली हो गया, चाहे वो जैता हो गया। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। नीलगिरी कह रहा है कि नीलगिरी खपाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो किसकी एक उच्च उपज वाली फसल है? तो भैया जबरदस्त तरीके से ठंडी के दिन में रबी के फसल में आप देखिए अक्सर ये जो है प्रचार पोस्टर में, खंभे में छोटे छोटे पोस्टर देखिए लगाए रहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? किसको बुनियादी? तो जो ग्रुप A के होते हैं उन सभी लोगों को मिलता है किस प्रकार का? बुनियादी प्रशिक्षण, एकदम 0 लेवल से अधिकारियों को। अगला है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा की अगर हम लोग बात करें तो बिर्र है। कौन सी है? बिर्र है। इथोपिया की मुद्रा क्या है आपकी? बिर्र है। अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की जो नई राजधानी है, अर्जेंटीना जो दक्षिणी अमेरिका का है, वो आपका है कौन सा? ब्यूनस आयर्स। तो कौन सा है? ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स। अगला है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो ये आपका गठित किया गया था 15 मार्च 2006 में गठित किया गया था। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो कितने वर्ष का माना जाता है? 4 वर्ष का। स्टार्टिंग में 3 वर्ष का हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो कितने हैं भैया? तो 5 हैं। कितने हैं भारत में? कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं? विश्वविद्यालय नहीं, नॉर्मली प्रशिक्षण विद्यालय की बात कर रहा है, तो आपके 5 हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक, बहुत जबरदस्त पुस्तक है ये, द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? जबरदस्त है, अमिताव घोष के द्वारा। इसके द्वारा? अमिताव घोष के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला है वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, हाँ ठीक है, उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो ये किस राज्य का? चिंगमोंग टिंगटोंग की बात करेगा तो सीधे आप चले जाएंगे कहाँ? सिक्किम में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? सिक्किम में चले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो कौन है? भारत है? नहीं, भारत नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं। भारत, USA है, रूस है, UK है, फ्रांस है और आपका चीन है। तो डी वाला विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछता रहता है अक्सर। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राज्य वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, और यह जो है ये गुलाम सेनापति था। और गुलाम सेनापति होने के कारण इसके जो वंश का नाम था वो क्या था भैया? गुलाम वंश था। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश। 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है भैया? खजुराहो स्मारक है, बौद्ध है, भीमबेटका है, लेकिन हम्पी स्मारक नहीं। ये आपका इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये आपका जो है वो स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका है कर्नाटक में। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। मानव तस्करी और जबरन श्रम क्या कर रहा है? जबरन श्रम पर मतलब परिश्रम, मतलब किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस श्रेणी में आता है? तो अनुच्छेद 23। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो इसके उल्लेख की अगर हम लोग बात करें तो इसका 23 हो जाएगा। और 23 में आपका कौन सा होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो 2 आर्टिकल है, एक 23 है और एक 24 है। इसमें जबरदस्ती, बलात्सर्म, बेरोजगारी,
खरीदा बेचा जाया नहीं जा सकता है। और 24 के तहत यह है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से आप कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, उसमें धार्मिक और घर के कार्यों को छोड़कर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो कौन सा जगह लिया, मानवाधिकार की जगह लिया था? तो मानवाधिकार परिषद ने। और अभी अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि ये मार्च में जो है इसका गठन किया गया था, मार्च 2006 में इसका गठन किया गया था। अगला है कि भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ? तो अभी हाल ही में जो हुआ था, है ना, ये आपका 8 नवंबर कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत एवं चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा कहा जाता है? देखिए मैकमोहन, हाँ सही है, मैकमोहन को ही कहा जाता है। देखिए चीन की बात कर रहा है तो चीन मैकमोहन, न चीन न। और डूरंड लाइन की अगर बात करें, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ की बात करेगा, भारत हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। पाक डमरू मध्य, ये श्रीलंका और आपका ये श्रीलंका भारत में है, ये कोई रेखा नहीं है, श्रीलंका और भारत के मध्य क्षेत्र है, स्थल भाग है, स्थल भाग। तो इसमें आपका आंसर सही होगा मैकमोहन, जो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू की गई। जीएसटी को जो भारत लिया है वो किस मॉडल पर लिया है? तो वो कनाडा के मॉडल पर लिया है। भारत ने जो जीएसटी लिया है वो कनाडा के मॉडल पर लिया है। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन हुआ करते थे? ताना भगत आंदोलन के जो नेता, खैर ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे वो जतरा भगत जी थे। उसी बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? मतलब किस देश से ली गई है? कहां से ली गई है भैया? आयरलैंड से। आयरलैंड से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद भी लिया गया है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल, जायद का मतलब क्या होता है? नगदी फसल। जायद का मतलब क्या होता है? नगदी। तो भैया नगदी फसल, कपास नगदी नहीं है, गेहूं नगदी नहीं, लेकिन तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा जो नगदी फसल, जो गर्मियों के दिन में नदियों के कछारी क्षेत्र में, जो जहाँ पे जो है खादरी, जो खादर वाला जो क्षेत्र होता है, ये नदियों के खादर वाले क्षेत्र में, है ना, खादर क्षेत्र में जो है इसको उपजाया जाता है। ये सब नगदी फसल के रूप में आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? तो जो सबसे उच्चतर प्राधिकारी होता है वो राहत आयोग, चकबंदी आयोग, राजस्व सचिव होता है ना। राजस्व सचिव जो सबसे श्रेष्ठतम अधिकारी होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से क्या हुए थे? सम्मानित हुए थे। भैया मेजर सोमनाथ शर्मा जी। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो 2000 में जो किया गया प्रमुख संशोधन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न आपका है कि मानवाधिकार संधि, देखिए मानवाधिकार से फिर सवाल आ गया, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा 4 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना है 2006 में। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए 4 राज्यों की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए इधर आपका 1 नंबर पे यहां बिहार है, बिहार 2 नंबर पे इधर झारखंड है, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और इधर 4 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका कौन सा जिला हो गया? ये आपका सोनभद्र हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका है सोनभद्र। सोनभद्र से भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, सहारनपुर से 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से हैं?
साथ है जो सबसे पूर्वी वाला जिला जो है, पश्चिमी वाला है पीलीभीत। पीलीभीत जो है ये सबसे पश्चिमी जिला है, और जो सबसे पूर्वी जिला है पूर्वी, ये आपका शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों को, 8 + 1 = 9, लेकिन कितने राज्यों को कह रहा है? ये तो आपका यूटी हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा यूटी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 8। कितने राज्यों को टच करती है? 8 राज्यों को ये टच करती है। ठीक, 8 राज्यों को। इधर से आपका बिहार हो गया, 2 नंबर पे झारखंड हो गया, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया, 4 नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया, 5 नंबर पे आपका राजस्थान हो गया, 6 नंबर पे हरियाणा हो गया, सॉरी इधर भाई ये आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये आपका उत्तर में है हिमाचल, 8 नंबर पे इधर है यूके, सॉरी उत्तराखंड। कितने हो गए? 8 हो गए। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आपका मांडा है, मांडा ये आपका J&K में है, ये है J&K। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये हिंडन नदी पर है। कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो आपका ये पंजाब में है, पंजाब में। लोथल की बात करें तो ये आपका गुजरात में है। तो आलमगीरपुर पूरा स्थल आपका कहाँ पर है? यूपी में है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, वैकल नहीं, ये आपकी बैकाल हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल किस देश में स्थित है? इसे रूस का मोती कहते हैं, रूस का मोती कहते हैं, रूस का मोती कहते हैं। लगभग 1700 कुछ इसकी गहराई है। ये स्थित है कहाँ पे? रूस में स्थित है। कहाँ पे है? रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल, जिसे रूस का मोती कहते हैं। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान, क्या कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, कह रहा है ना, कह रहा है कौन नहीं है? तो गुलमर्ग भैया है, फेल्ड आपका है, कैंटरबरी है, लेकिन सवाना आपका नहीं है। सवाना आपका पड़ेगा मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में। जैसे ये आपका ग्लोब है और ये 0 डिग्री है, और ये कर्क रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा जिसको 23.5 कहते हैं, ये 66.5 डिग्री है, और ये भी 66.5 डिग्री है। ये तो बीच यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये उष्ण, यहाँ पे शीतोष्ण पाए जाते हैं, ये शीतोष्ण, यहाँ पर भी शीतोष्ण होते हैं, शीतोष्ण। उसके ऊपर थुथुनवा पे होता है टुंड्रा, टुंड्रा, यहाँ पे भी टुंड्रा होता है, ध्रुवों पर टुंड्रा। इसके बाद टैगा, और यहाँ भी टैगा। ठीक, टुंड्रा वनस्पतियां ध्रुवों के अलावा कहाँ पाई जाती हैं? तो हिमालय पर। तो इस प्रकार से हम लोगों के 38 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, जो आपके पुलिस भर्ती परीक्षा में संभावित आने वाले प्रश्न हैं, और जो अब तक आए हुए हैं, उसके अलावा भी और एग्जाम में यूपी के आए हुए हैं, तो उसी का हम यहाँ पर कलेक्शन लेकर के आपके बीच में उपलब्ध है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या होगी, या हो सकता है गलती से हम ही से टिक हो गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।